स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में अवयव कहते हैं। कभी कभी आप लोगों को एक नया वर्ड मैट्रिसेज भी देखने को मिलता होगा। तो मैट्रिसेज क्या है? मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है। जब एक मैट्रिक्स की बात होगी तो सिर्फ मैट्रिक्स दिखाई देगा, लेकिन जब एक से अधिक मैट्रिक्स की बात होगी तो हम लोग वर्ड मैट्रिसेज का यूज करेंगे। अब सवाल ये है कि सर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है मैट्रिक्स? तो आपको हम आराम से डेफिनेशन समझा रहे हैं, उसे लिख कर बता रहे हैं। कहीं भी नहीं जाना है, पूरे क्लास में बने रहना है, क्योंकि हम पहले बेस बनाएंगे, कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद एक से एक अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सिखाएंगे। बस एक बार मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके चक्कर में कि मैट्रिक्स को डिफाइंड कैसे किया जाए। मैट्रिक्स, देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। मैट्रिक्स क्या है तो लिखेंगे ए रेक्टेंगुलर, हिंदी भी लिखाएंगे रेक्टेंगुलर अरे of mn numbers in the form of in the form of m horizontals and n vertical lines, हो गया, is called a matrix of order m बाई n। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? m बाई n पढ़ेंगे। मतलब समझिए, इसका हिंदी भी लिखकर आपको हम समझा रहे हैं। हिंदी लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं और बोलते हैं सर हिंदी में भी लिख कर बताया कीजिए। देखिए लिखेंगे m क्षैतिज तथा n उदग्र रेखाओं के रूप में mn संख्याओं का एक आयताकार विन्यास का मतलब सजावट भी हो सकता है, आकृति भी हो सकता है। विन्यास m बाई n कोटि का अवयव कहलाता है। चलिए, ये एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया, लेकिन डेफिनेशन देखकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये डेफिनेशन आपके लिए ज़रूरी था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डेफिनेशन नहीं बताते हैं, आप डेफिनेशन ले लीजिए। अब देखिए, अब एक बात समझिए, यहाँ पे एक चीज़ आया है रेक्टेंगुलर अरे, मतलब अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn numbers in the form of m horizontals and n vertical lines is called a matrix of order m by n। अब मतलब समझिए क्या है, पहले ये समझते हैं हम लोग। देखिए, कुछ समय लगेगा थ्योरी को कंफर्म करने में, तो पहले देखिए, पहले लिखेंगे अरे। अरे जो होता है मतलब जो विन्यास होंगे, आकृतियाँ होंगी, वो ऐसे हो सकती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं,
समझ रहे हैं? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी आकृतियों का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? समझ रहे ना? ऐसे भी आकृतियों का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब समझिए यहाँ पे अच्छा से। अब बात क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि किस प्रकार से नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ समय लगेगा कंसेप्ट को बनने में, फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम्स बनना शुरू ही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को अच्छा से? क्लियर? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स हैं, इसको हम अरेंज किए हैं। ये देखिए इस तरह से लिखे हैं। तो देखिए इस टाइप्स की अगर हम लाइंस खींचेंगे ऐसे, ये जो लाइंस हैं ये क्या कहलाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाते हैं। और जो लाइंस इस प्रकार से होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके कहलाते हैं वर्टिकल लाइंस, क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा। अब सुनिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए एक ऐसे लाइन है, एक लाइन ऐसे है, दूसरा लाइन ये है। इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये देखिए, ये पहला वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा वर्टिकल लाइन, चौथा वर्टिकल लाइन। अब समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, बढ़िया से नोट्स भी बनाना है आपको। जो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस उन्हें बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। पंक्तियाँ। क्या बोलते हैं हम लोग? पंक्तियाँ बोलते हैं, पंक्तियाँ। राइट? क्या बोलते हैं हम लोग उनको? पंक्तियाँ बोलते हैं। अच्छा से ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। क्लियर? पंक्तियाँ बोलते हैं। जो होते हैं वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं, मतलब स्तंभ बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। अब बात को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं और बढ़िया से। क्लियर? तब देखिए कितना मज़ा आएगा। यहाँ देखिए अच्छा से समझने का प्रयास करना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्षैतिज रेखा, उसको रो बोलेंगे। वर्टिकल लाइंस मतलब उदग्र रेखा, जिसे हम लोग कॉलम्स बोलेंगे। अब यही एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग समझते हैं कि a इज इक्वल टू दिया गया है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही एग्जाम्पल लिए हम। तो अब बताइए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? बोलिए कितने हैं? तो 1 और 1 2 गो रो है। फिर कहा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4, 4 क्या हैं आपके? नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस अवयव का, इस मैट्रिक्स का कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है, यहाँ तो पहले आपने क्या कंफर्म किया? नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या 1 2 है, कॉलम्स की संख्या 1 2 3 4। जो सोया हुआ है वो रो कहलाएगा, पंक्ति कहलाएगा। जो खड़ा है वो क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 गो है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर का मतलब कोटि, ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो देखिए रो की संख्या क्रॉस कॉलम की संख्या, और क्या पढ़ेंगे हम लोग इसे पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसे पढ़ेंगे हम लोग तो 2/4। क्या पढ़िएगा? 2/4 पढ़िएगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात तो कह सकते हैं कि वास्तव में मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स या फंक्शन का सजावट है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही आ गए यहाँ पे। अच्छा ऐसे भी तो आ सकता है, b इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन x कॉस x माइनस कॉस x, और यहाँ पे क्या साइन x, ऐसा भी तो आ सकता है। ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये तो नंबर नहीं है, ये तो फंक्शन हो गया। तो मैट्रिक्स को एक तरीका से और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ आप गौर किए होंगे कि हम यहाँ पे बड़ा a लिखे हैं, यहाँ पे बड़ा b लिखे हैं। हम छोटा b भी तो लिख सकते थे, छोटा a लिख सकते थे। नहीं, मैट्रिक्स को जब भी डिनोट करेंगे तो छोटा लेटर से डिनोट नहीं करेंगे, हमेशा
बड़ा लेटर से डिनोट करेंगे। ये सब बातें आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप अच्छा से लेक्चर को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए मैट्रिक्स को हम लोग एक लाइन में कैसे डिफाइंड करते हैं और फिर उसके बाद खूब अच्छा से इसको और बढ़िया से समझते हैं। क्लियर। अब बात ये है, एक और चीज़ समझिए कि ये तो पंक्तियों की संख्या हो गई, ये 1 2 पंक्ति हो गया, रो हो गया। ये 1 2 3 4 को क्या हो गया, आपके कॉलम्स हो गए। अब सवाल आता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये सब चीज़ें आपको हम समझा रहे हैं और दूसरे तरीक़ा से। बस बने रहिए, लाइक करते चलिए, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर भी करते चलना है, राइट। तो यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स को और भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स वास्तव में होता क्या है ना। देखिए इसको और अच्छा से लिख सकते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स क्या है। तो अ रेक्टेंगुलर array of क्या, नंबर्स और फंक्शंस, है ना, नंबर्स और फंक्शंस, बस इतना ही कह सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब समझ लीजिए, इसका सिंपल सा जो डेफिनेशन समझिए कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू लिख दीजिए। मैट्रिक्स के बारे में क्या कह रहे हैं आप कि अ रेक्टेंगुलर अरे, एक आयताकार विन्यास ऑफ नंबर्स और फंक्शन, नंबर या फंक्शन का आयताकार विन्यास है। इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, पंक्ति या स्तंभ के रूप में नंबर्स या फंक्शंस का एक आयताकार विन्यास क्या कहलाएगा, एक अवयव कहलाएगा। बस बात खत्म हो गया। क्लियर। अब जो हमने कहा आपको कि मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वी डिनोट अ मैट्रिक्स बाई अ कैपिटल कैपिटल लेटर्स। क्लियर। कैसे, तो हम लोग ए लिख सकते हैं, बड़ा बी लिख सकते हैं, बड़ा सी, ऐसे करते करते एक्स वाई जेड। इससे क्या होगा, हम लोग मैट्रिसेज को डिनोट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बातें हैं उसको और अच्छा से समझना है। यहाँ पे कुछ और बातें उसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर लिखा गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर। तो ये लिखना हमारा गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, a इज इक्वल टू कैपिटल A लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा। बात समझ में आए ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी किसी किताब में a इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा मिल सकता है 1 2 3 4। क्या होता है, ऐसे लिखा रहेगा, सॉरी ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन इस रूप में भी दे सकता है आपको, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भी आपको मिल सकता है। समझ रहे ना। तो ये हमने आपको ये बताया कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सही होगा। ऐसे यहाँ लिखना गलत है। और एक तरीका ये हो गया मैट्रिक्स लिखने का, मतलब कि सॉरी यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरीका से ब्रैकेट में, ऐसा भी तरीका है और ये तरीका है। 3 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब आपको मैट्रिक्स का लगभग आइडिया लग गया होगा कि वास्तव में ये है क्या। बिल्कुल आराम से कंसेप्ट बनाइए बढ़िया से, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। क्लियर। उससे ही बातें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर मैथमेटिकली गणितीय रूप से
देखिए एक एक चीज़ को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक बार बेस बन जाएगा तो समझिए बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो मैथमेटिकली गणितीय रूप से लिखेंगे, कोमा देकर यहाँ पे, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट अ मैट्रिक्स एज, किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू AIJ M बाई N, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ बातें हैं, समझिए, इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। खेल शुरू हो गया अब यहाँ से आपका, क्लियर। देखिए आप टेंशन ना लीजिए, आराम आराम से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि AIJ, थोड़ा सोचिए यहाँ पे AIJ के बारे में क्या सुनना चाहते हैं आप। AIJ क्या है, लिखेंगे AIJ क्या है, AIJ is an element of ith row and jth column। मतलब क्या है कि AIJ क्या है, आईवे, पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का क्या है, सदस्य है। समझ गए ना, क्लियर बात समझ में आ गया, नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ से हटा देते हैं, क्या है, सदस्य है, लिखेंगे सदस्य है, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे इस M बाई N के बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ देखिए और बातें भी हैं, यहाँ देखिए M बाई N के बारे में कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, अवयव A का कोटि, क्लियर। एक एक चीज़ को नोट करते चलिए, एक बार थ्योरेटिकल क्लास बन जाएगा, थ्योरेटिकल अप्रोच बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझिए कि सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम तो आसानी से बनेगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब, बात समझ गए ना। अब देखिए इसको और भी हम लोग विस्तृत रूप से लिखते हैं और मज़ा लेते हैं कंसेप्ट का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू AIJ M बाई N, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो A11 A12 A13 ऐसे करते करते कहाँ चल जाएंगे हम लोग, A1N के पास, क्लियर। थोड़ा सा और इधर लेते हैं ताकि और भी कुछ चीज़ें आपको बताना हो तो और अच्छा से समझ में आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो A1N लिखेंगे, क्लियर। यहाँ लिखेंगे A21 A22 A23 ऐसे करते करते कहाँ तक, A2N के पास। फिर देखिए A31 A32 A33 ऐसे करके कहाँ तक, A3N के पास। ऐसे ही हम लोग देखेंगे अगर तो लास्ट में आ जाएगा, ऐसे देखिए क्या आएगा, तो AM1 AM2 AM3 कहाँ तक, तो AMN के पास पहुँच जाएंगे, क्लियर। ये रहा आपको विस्तृत रूप से, क्लियर। सुनिए अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया M बाई N। अब ये जो लाइन है आपका, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड रो, इसको क्या बोलते हैं थर्ड रो, इसको क्या बोलते हैं mth रो, क्लियर। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड कॉलम, इसको क्या बोलते हैं थर्ड कॉलम, इसको क्या बोलते हैं nth कॉलम, nवां कॉलम। देखिए अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, क्लियर।
इसके बारे में क्या करना चाहेंगे, ये पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसके बारे में क्या करना चाहेंगे, ये पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। अब सुनिए, यहाँ पे बात कुछ और क्लियर हो जाएगा। अगर लिखा गया है AIJ, तो यहाँ से जो आई है ये रो की बात कहेगा, रो के बारे में बताएगा। और जो जे है किसके बारे में कहेगा, कॉलम के बारे में कहेगा। मतलब ये कहेगा रो के बारे में, ये कहेगा कॉलम के बारे में। ये रो को बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। ऐसे लिखा गया है A23। तो ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपको बता रहा है कि आप सेकेंड रो में जाइए, सेकेंड रो में जाइए। और ये 3 क्या कह रहा है कि थर्ड कॉलम में जाइए। समझ गए ना, बात को समझिए। एक एक इतना आपके मजबूती से हम कंसेप्ट बनाना चाहते हैं कि ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक प्यारा सा प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपका जितना भी पढ़े हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गया ना। चलिए आसानी से समझते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मतलब यदि एक मैट्रिक्स दिया गया है तो फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है, निकालें। कह रहा है नंबर ऑफ रोज, हिंदी क्या हुआ, पंक्तियों की संख्या, इसमें कितने रो हैं। दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, कितने स्तंभ हैं। ऑर्डर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने अवयव हैं। फिर करें कि A11, A32, A34, A23 क्या होगा, कैसे देंगे इसका आंसर। चलिए फटाफट समझिए। कितने रो हैं, तो देखिए एक रो, 2 रो, 3 रो। तो कितने रो हैं, 3 रो हो जाएंगे। कितने कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 4। जब भी रो की बात होगी तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। जब भी कॉलम्स की बात होगी तो ऐसे चलेंगे, स्तंभों की बात होगी तो ऐसे चलेंगे। तो कितने स्तंभ है इसमें, इसमें तो 4 है। 1 2 3 4, 4 है। जब भी ऑर्डर की बात होगी तो क्या हो जाएगा, रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या, 3/4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे। बस ये बाई में ही रहेगा। लेकिन जैसे बात होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, अवयव की संख्या की, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें, 4 त्रिका 12। ये क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 12 हो गया। अब जो बात है उसको समझिए अच्छा से। यहाँ देखिए A11 का मतलब क्या, A11 का मतलब क्या, हमने बताया आपको कि कभी भी AIJ दिया रहे तो I के लिए रो को समझते हैं, J के लिए कॉलम समझते हैं। A11 का मतलब हुआ क्या कि हम लोग पहले रो में जाएंगे और पहले कॉलम में जाएंगे। पहले रो में जा रहे हैं, पहले कॉलम, यही ना कट रहा है, ये ना कट रहा है, किस पे कट रहा है, 1 के पास, 1 लिख देंगे। A32 का मतलब क्या हुआ, तीसरे रो में दूसरे कॉलम में, यहाँ पे कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2। A34 का मतलब क्या, तीसरे रो, 3 मतलब क्या, 3 पहले आया है, ये रो को बताता है। तीसरा रो में जाएंगे, कौन सा कॉलम, चौथा कॉलम, तो इसमें जा रहे हैं आप। 1 2 3 4, यहाँ पे कट रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, है ना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में A23 का मान बताइए। इस क्या कर रहा है, दूसरे रो में और तीसरे कॉलम में क्या दिख रहा है आपको, दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या दिख रहा है, ये नहीं कट रहा है, 6 क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। आप किसी भी बुक में, दुनिया की कोई भी किताब उठा कर देखिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आराम से आप लोग बना लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आराम से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छे तरीके से, समझ रहे ना। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बन जानी चाहिए, बात समझ गए ना। चलिए कुछ और बातें समझिए। अब एक बात समझिए यहाँ पे और अच्छा से, हम जो बताना चाहते हैं उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए बहुत चीज़ें हम बताने वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि A = दिया गया है 2 3 4
5 6 7। क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बता देते हैं। इसमें कितने रो हैं? एगो, दूगो। कितने कॉलम है? 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। अगर आपसे कहा जाए कि कितने एलिमेंट हैं, तो इसी को काउंट कर लेंगे। 3 दूना 6 गो हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि A11 कितना है, A11 2 है। A12 कितना है? तो पहला रो दूसरा कॉलम 3 है। इसको इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A13 पहला रो तीसरा कॉलम 4 है। देखिए A21 दूसरा रो पहला कॉलम 5 है। उसके बाद A22 यहाँ पे आ गए, दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 है। और A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 7 है। तो इसमें आपको हम इसलिए रिपीट किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सब का मतलब क्या है। क्लियर। ये सब के मतलब को समझाने के लिए आपको ऐसे किए हैं। क्लियर। गिन लेंगे, 1 रो 2 रो, यहाँ 2 लिख देंगे। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 लिख देंगे। तो 2/3 क्या हो गया आपका? ये आपका ऑर्डर हो गया। क्या हो गया आपका? ऑर्डर हो गया। गुना कर लेंगे, 6 आ गया। ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बात समझ गए ना? क्लियर। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे अच्छा से समझने का प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। राइट। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से और पूरी बात को समझने का कोशिश करना है। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहा है कि एक आव्यूह के पास टोटल 12 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट है? टोटल 12 एलिमेंट हैं। तो उसके पास कितने संभव कोटियाँ हो सकती हैं? ये एलिमेंट यहाँ पे जो 12 कह रहा है ना, ये कुछ भी दे सकता है। तरीका सीखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सदस्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सदस्यों की संख्या जानना चाहता है वो। ठीक है। तो देखिए कितना है, इज इक्वल टू कितना है? तो 12 है। 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने तरीके से रो एंड कॉलम में सजा सकते हैं, ये बात जानना चाहता है। क्लियर। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला बात है, आप लिख सकते हैं 1 × 12। फिर क्या लिख सकते हैं? 12 × 1, या 6 × 2 भी तो हो सकता है, 2 × 6 भी तो हो सकता है, 3 × 4 भी हो जाएगा, एंड 4 × 3 भी हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है, नहीं ना है। चलिए, तो मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 12 एलिमेंट है तो एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें एगो क्या रहे, एगो रो रहे, 12 गो कॉलम रहेगा। तो एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो सकता है, तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो गया, पांचवा, छठा। तो टोटल कितने ऑर्डर्स हुए? तो लिख देंगे सो पॉसिबल ऑर्डर्स, संभव क्रम कितने हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/12, 12/1, 6/2, 2/6, 3/4, 4/3। क्लियर। ये क्या होंगे? आपके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। अगर आपके पास सिर्फ कहा जा रहा है कि टोटल एलिमेंट सिर्फ 13 है तो क्या करते हैं आप? 13 को कैसे तोड़ते हैं? 1 × 13, और फिर क्या तोड़ते हैं आप? 13 × 1। अब यहाँ से ऑर्डर क्या हो गया? दो का ऑर्डर हो गया, 1/13 और 13 × 1, 13/1। समझ रहे ना? तो जितने भी एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? इतना तो पकड़ में आ गया बात। अब ये जो बात पकड़ में आपसे आ गया तो अब तो ये तो बात बनता है ना कि अब हम लोग अगला लेवल का क्वेश्चन करें कि ना करें। चलिए अगला लेवल का क्वेश्चन भी कर लिया जाए ताकि संतुष्टि मिल जाए आपको। यहाँ से देखिए अगला प्रॉब्लम।
अगला प्रॉब्लम क्या है समझिए, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij इक्वल टू आई प्लस 2j। अच्छा, कर एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, कितने ऑर्डर का, तो 3/2 ऑर्डर का। ये आपका दिया गया ऑर्डर है। कंडीशन क्या है, देखिए ये कंडीशन दिया रहेगा हमेशा। ये जो कंडीशन है ये कुछ भी दे सकता है। ये ए आई जे जो है ऐसे भी दे सकता है कि आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी कर सकता है, या ऐसे भी कर सकता है कि ए आई जे क्या होगा मॉड आई माइनस जे, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। चलिए बात समझते हैं। फंडा जब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या उसके बाद भी आएगा तो हम लोग बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बढ़िया से। फंडा तो समझे, पहले लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स चाहिए आपको, 3/2 का। मतलब बात साफ है कि रफ में करते हैं। 1 2 3 क्या है आपको रो चाहिए, 1 2 कॉलम चाहिए। मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो आएगा मेंबर, जो एलिमेंट आएगा उसको लिखना है। तो लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू A11, उसके बाद क्या आएगा A12 A12। आगे नहीं बढ़ना है, फिर इसमें आइए, इस लाइन में आइए, A21 दूसरा रो चल रहा है, A22। अब आइए A31 A32। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आराम से 3/2 का एक मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। अगर हम लोग इसको लेके पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 क्वेश्चन हुआ। हम पहला लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। तो लिखेंगे सिंस ए आई जे इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2 सॉरी आई प्लस क्या है 2j है। तो देयरफॉर आपको A11 निकालना है, A12 निकालना है, फिर क्या, फिर आपको A21 निकालना है, फिर क्या आपको A22 निकालना है, यही करना है ना। फिर क्या आपको, देखिए पहले इसको निकालिए, A11 आई की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 2 इंटू 2 जे की जगह पे 2 आई की जगह पे 1 कितना हो गया 4 1 5। इसमें आइए आई की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 कम 2 2 4, 2 प्लस 2 गुने 2 कितना होगा 6 होगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे ए कौन सा 3 1 इज इक्वल टू क्या होगा, रूल क्या है, रूल क्या है 3 प्लस 2j। मतलब आई प्लस 2j है तो 3 प्लस 1 इंटू क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग 1 कर देंगे। मतलब समझिए इस नियम पे बैठा रहे हैं। आई का मान क्या है यहाँ पे 3 है, 3 लिखा, आई लिखना है 3 लिखा, प्लस 2 लिखना है 2 लिखा, जे क्या है 1 है 1 लिखा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3 5 और A32 ये कितना होगा बोलिए, ये देखिए तो 3 प्लस 2 इंटू 2 तो 2 4 3 7। इस सब निकालने के बाद लिखते हैं देयरफॉर क्या लिखेंगे A बराबर सबको रखिए 3 5 4 6 5 7 और यहीं क्या हो गया आपका, यहीं आपका हो गया आंसर, यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं ताकि मज़ा आ जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ रहे ना। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। करे कंस्ट्रक्ट कह रहा है, कंस्ट्रक्ट का निर्माण करें, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण करें। वेयर जहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे का मॉड, आई माइनस जे का मॉड।
अब एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी रियल नंबर आता है मॉड के अंदर, उसका मान हमेशा मतलब क्या आएगा, या तो आपको प्लस में आएगा या जीरो आएगा, मतलब हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होता है, कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं आता है। बात पता है ना। चलिए यहाँ देखिए कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। 2/2 का चाहिए, एक 2 गो रो 2 कॉलम होगा, यही ना होगा, रफ में कर लेना है आपको। लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A22 A21 A22, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सिंस चूंकि ए आई जे इक्वल टू क्या है, आई माइनस जे का मॉड है, देयरफॉर A11 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का मॉड क्या हो जाएगा, 0। A12 क्या हो जाएगा इसका, तो 1 माइनस 2 का मॉड, एक माइनस 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 का मॉड 1 हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 का मॉड 1 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए माइनस आ रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि माइनस आ रहा है, तो माइनस का मॉड पल से आएगा ना, समझ पा रहे हैं बात को अच्छा से। यहाँ देखिए A22 क्या हो जाएगा, A22 का क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 1 0, यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये जो समझने वाली बात क्या है कि ऑर्डर मेंशन रहेगा, ऑर्डर दिया रहेगा, ये एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी भी दिया रहेगा, रूल दिया रहेगा, रूल दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर से मैट्रिक्स मान लेंगे, रूल को फॉलो कर लेंगे, आराम से मैट्रिक्स बनाने आ जाएगा। तो सो ये बात आपको समझ में आ गई, तो कंस्ट्रक्शन करने आ गया ना। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पे कुछ और बातें आपको हम क्लियर कर रहे हैं ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। बात समझ गए ना। चलिए यहाँ देखिए, फाइंडिंग नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, क्या संभव अवयवों की संख्या निकालें। फाइंडिंग नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, संभव अवयवों की संख्या। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of 3x3 order with entry 0 और 1। मतलब साफ है, समझिए कह रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, संभव अवयवों की संख्या ज्ञात करें, कितने क्रम का, 3x3 ऑर्डर का, विद एंट्री 0 और 1, जो 0 और 1 क्या हो, रखता हो। मतलब ऐसे आपको सुनिए, ऐसे आपको मैट्रिक्स बनाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन बात समझिए बढ़िया से, सब समझेंगे तब ना मजा आएगा ना। चलिए समझिए बढ़िया से, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें क्या हो, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, मतलब 9 एलिमेंट होंगे। क्लियर। बात समझिए बढ़िया से, हम जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये होना चाहिए 3x3 ऑर्डर का, यही तो है बात। अब जो बात चल रहा है उसको समझिए, ये ठीक है। अब कह रहा है कि 3x3 का हो गया ये। अब कंडीशन क्या डल रहा है कि देखिए, इसमें भाई कुछ भी नहीं आना चाहिए, या तो इस खंड में या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा चाहे 1 आएगा, इसमें 3 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है। मतलब इस खंड में सिर्फ 0 या 1 इतना ही आएगा, दोनों में कोई आ सकता है। क्लियर। तो मतलब ये खंड कई तरीका से भरेगा,
दो तरीका से भर सकता है ना, या तो 0 से भरेगा या 1 से भरेगा। ऐसे ही सबके साथ यही हो रहा है। तो टोटल मैट्रिसेज कितने होंगे, टोटल मैट्रिसेज कितने होंगे? तो क्या लिखेंगे, 2, इसका भी दो तरीका से 2, इसका दो तरीका से 2, इसका दो तरीका से 2, फिर क्या 2, 1 2 3 4 5, ये भी दो तरीका से भरेगा, ये भी दो तरीका से, ये भी दो तरीका से, ये भी दो तरीका से। पूरा कितना तरीका से हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 के पावर 9, मतलब 512। ये हो गया। ट्रिक एक अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे क्या, कितना एंट्री है, कई गो एलिमेंट दिया गया है, 2 गो, यहाँ 2 लिख देंगे। ऑर्डर कितना है, 3/3, 3/3 कर देंगे, 2 के पावर 9, मतलब 512। तो ये भी अप्रोच हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्रोच हमारा सही माना जा सकता है। समझ गए ना? तो ऐसे तो बातें हैं जो आपको काम कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग कुछ और बातें समझते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। राइट। चलिए अब यहाँ से हम लोग अगला हेडिंग बनाते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा ये कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों की समानता। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ कि दो आव्यूहों की समानता, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। चलिए कुछ बातें समझिए, यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। देखिए फिर समझाएंगे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। टू मैट्रिसेस, देखिए हम डेफिनेशन क्यों लिखाते हैं, क्यों वर्ड लिखते हैं, ताकि आगे चल के जब भी पन्ना पलटे आप तो फिर से आपको याद हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टू मैट्रिसेस क्या है, टू मैट्रिसेस क्या चीज़, ए एंड बी, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal matrices if both have क्या चीज़, तो सेम ऑर्डर, सेम मने समान, सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड दियर corresponding elements are equal। इस बात को समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन तो बनना तय है, कर रहा है दो मैट्रिक्स ए एंड बी, बोले थे ना कि जब एक से अधिक मैट्रिक्स की बात होगी तो वर्ड मैट्रिसेस आएगा। तो ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस, दो आव्यूह ए और बी को इक्वल आव्यूह कहते हैं, समान आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं, जब इफ यदि बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों के पास समान ऑर्डर हो, समान कोटियाँ हो, एंड दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उसके संगत अवयव, एलिमेंट्स आर इक्वल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे यहाँ देखिए कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड, कह रहा है वेन क्या है, तो 5 3 x 7 क्लियर इज इक्वल टू वाई जेड 1 7। इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड निकालने हैं। क्या करने हैं, एक्स वाई जेड निकालने हैं आपको, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, 5 3 x 7 ये रहा इज इक्वल टू वाई जेड 1 7 ये रहा। अब क्या है, अब सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वल है। देखिए हमने कहा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर 2/2 का है, 2/2 का है, ठीक है।
अब देखिए इक्वल है तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, बोलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। अच्छा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। z का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना 5 एंड z इक्वल टू 3। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से। ये मतलब हुआ कि दो मैट्रिक्स जैसे सेम होंगे तो आमने सामने के एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बात समझ गए ना। इससे लॉट ऑफ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम लोग सोल्व करके और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, फाइंड x एंड y, x और y निकालिए। इफ यदि ऐसा है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई मैट्रिक्स में है यहाँ पे, और इज इक्वल टू 8 यहाँ दिया गया है 4। सो सिंपल। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ क्या लिखेंगे अच्छे से लिखिए, गिवन x प्लस वाई x माइनस वाई, ऐसे यहाँ पे देखिए बढ़िया से, इज इक्वल टू 8 4। चलिए जब इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। मैट्रिक में तो पड़ेगा सोल्व करना। लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस 2, एक और 2 से तो क्या होगा, y से y कट जाएगा तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 4 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 12/2 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे एंड फ्रॉम 1। अब आइए 1 में, यहाँ पे आइए, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, या लिखेंगे सिंस या x का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2। लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यही क्या रहा हमारा फाइनल आंसर रहा। समझ गए ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे भी सोल्व करके आप आसानी से क्वेश्चन को और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसे आप हमें सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि फाइंड क्या चीज़, x प्लस वाई प्लस जेड। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड कब, तो इफ यदि ऐसा हो x माइनस वाई, क्लियर, 2y, उसके बाद 2y प्लस जेड, क्लियर, और यहाँ दिया है x प्लस वाई, ये दिया है, और इज इक्वल टू 1 4 9 5, ये हो गया। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। क्लियर, बात समझ में आ गया। क्लियर, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, कह रहे फाइंड x प्लस वाई इफ क्या है, तो 2x प्लस 5 7 0 और 3y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो x माइनस 3 7 0 माइनस 5, जी रहा। तो यहाँ से आप x प्लस वाई का वैल्यू बताएंगे। इतना सारा कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप चाहें तो आराम से क्या है कि NCERT जो अभी चल रहा है आपका NCERT बुक, NCERT है ना,
क्लास 12 का 3.1 एक्सरसाइज 3.1 ऑल बना सकते हैं। क्लियर, बात समझ रहे ना। उसके बाद साइड बुक हम नेम नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि नेम मेंशन करना थोड़ा कठिन काम है। तो साइड बुक में आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज आपका मिलेगा उसको बना सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हम बता चुके हैं। क्लियर, तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कैसे मिलेगा आपको, अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो खुद से सोल्व कर सकते हैं, नहीं बना तो फिर लिखिएगा 3.1 बाई आर के सिंह। क्या लिखिएगा, 3.1 बाई आर के सिंह। तो आपको इसका सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा, आपको इसका सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अवयवों के प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखते हैं कहाँ तक क्लास ओवर होता है। क्लियर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगला क्लास ज़रूर देखें, इस क्लास को फिर से बढ़िया से देखकर नोट्स बनाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा सा फेयर कॉपी रखें जिसमें हमारे द्वारा पढ़ाया गया सारा कंसेप्ट नोट किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होगा, जेईई मेन की तैयारी कराएंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे, तो उस समय आप लोग अच्छा करें लाइफ में और बढ़िया से समझ सके क्वेश्चन को। क्लियर, तो चलिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों में, लाइक कर दीजिए, और हाँ पहली बार आए थे, अच्छा लगा है कंसेप्ट तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू आप सबको।